वेलकम टू शाही शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ाई करेंगे और वह क्लास ये मुग़ल साम्राज्य के उदय से शुरू होता है। यानी मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक यानी मुग़ल वंश का संस्थापक जब हुआ था या मुग़ल वंश जब उत्पत्ति लिया था उसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि मुग़ल कालीन कब से कब तक हुआ था और कब से कब तक चला था। उसमें हमारा मुग़ल काल जो आया था उसमें हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर के बारे में ये एक ऐसा योद्धा था, एक ऐसा शासक था जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरह से अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाया। ये बहुत कम उम्र में कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरह से अपने शासकों के बीच बने रहने के लिए क्या क्या कीर्तिमान हासिल किए और तब जा कर के हमारा देश के रूप में एक उभरता हुआ सम्राट बना। पहले तो अगर कहा जाए तो बाबर हमारे देश का तो था नहीं, भारत का था नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे कैसे भारत में एंट्री लिया और सम्राट बना। आज हम इसकी कहानी जानेंगे, इसके अंदर के रहस्य के बारे जानेंगे कि ये कैसे कैसे आया, किस तरह से युद्ध किया, किसके साथ युद्ध किया। और इस तरह से आप कहानी के माध्यम से सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे इनका साम्राज्य काल चला। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लास में, तो यही हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बाबर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से दे दूँ कि बाबर के बारे में, परिचय के बारे में दे दूँ। तो बाबर का जन्म ऐसे सम्राट का जन्म अगर बात किया जाए तो कुछ ना कुछ खास दिन ही हुआ करता था। उसमें भी बाबर का जन्म इनका भी खास वजह से ही हुआ था या खास दिन ही हुआ था। अगर देखा जाए इनके रूप और पर्सनालिटी को ही देखा जाए तो ये देखते ही लगता है कि ये जो हमारा बंदा है, देखते ही लगता है कि ये कुछ अद्भुत पर्सनालिटी का है। ये लंबी दाढ़ी और सर पे मुकुट ताज देख के लगता है कि ये शहंशाह है या बादशाह है, और उस तरह का वेल ड्रेसअप। तो ऐसे बादशाह का जन्म हमारा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। हर कोई जानता है वैलेंटाइन डे कब होता है, या हम लोग जानते हैं। हर कोई बच्चे से आज के डेट में पूछा जाए वैलेंटाइन डे कब हुआ तो आसानी से बता सकता है 14 फरवरी। तो ये रहा 14 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। ये है 1483 ईस्वी को। आपको ये डेट याद रखना है, 1483 ईस्वी को हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो ऐसे ऐसे मेन जो मुद्दे हैं आपको याद रखने के लिए आसानी होगा। तो इनको हम जान लें कि इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। इनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर हम लोग कहते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम जहीर था। जहीर के नाम से इसके घर पे लोग बुलाया करते थे। इसके जो फादर थे जहीर के नाम से बुलाया करते थे, इसलिए इनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद मुसलमानों में लगाया जाता है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है इनका जन्म, इनका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दूसरा है इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा इसलिए नाम है कि ये मिर्ज़ा परिवार के थे, तो इसलिए इनका नाम मिर्ज़ा है। इनकी माता का जो नाम है आप कुतलुग निगार खान इनके माता का नाम थे। ये एक मंगोलियन थी और इसका पिता तुर्क था। तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात आती है कि इनकी माता मंगोलियन, पिता तुर्क, और मंगोलियन और तुर्क जब मिल गए थे तो इसी से हमारा मुग़ल वंश का एक नया शासक के रूप में ये जो पैदा हुआ था बाबर हुआ था है। और हर कोई जो बेटा होता है ना अपने बाप के परवरिश के हिसाब से चलता है, या देखता है कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर माँ का बैकग्राउंड अच्छा तो माँ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसके बैकग्राउंड को लेकर के स्टोरी सुनाता है, और पिता की तरह शिफ्ट हो जाता है जब उसके पिता स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। तो जो चीज़ें अच्छी लगी तो उसके हिसाब से ये रूप को ढाल लिया जाता है। रही बात इसके फादर के, तो इसके फादर फरगना के रहने वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि बाबर का जन्म फरगना में ही हुआ था। ये उज्बेकिस्तान नाम का एक जगह है, वहाँ पर फरगना में इनका जन्म हुआ था। और इसके जो पिता थे उमर गुल मिर्ज़ा, ये फरगना के छोटा मोटा शासक थे। एक फरगना छोटा मोटा प्रदेश है, यह तुर्क में प्रदेश है, छोटा मोटा प्रदेश है, वहाँ के शासक रहते। लेकिन छोटे शासक की होने की वजह से इनके आपस में विद्रोह हुआ करते रहता था, साम्राज्य छीनने का भी डर रहता था। और इनके अगर कहा जाए तो इनके जो पिता के जो साले थे, यानी अगर कहा जाए तो बाबर के जो मामा जी हुए, ये हमेशा फरगना
के शासक बनने की कोशिश करते रहते थे। तो ये अपने जीजा पे ही ट्राई करते थे, विद्रोह करते थे, कैसे इसको हटा करके अपने फरगना पर वापस हुआ जाए। इसी ड्यूरेशन में, इसी समय, मैंने जब बाबर बहुत छोटे उम्र का था, तो इसी समय आसपास के टाइम में वो युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, उमर शेख मिर्ज़ा, जब बाबर का उम्र बिल्कुल 11 साल था। यानी 1983 में जन्म हुआ था और 1994 में इसके फादर की मृत्यु हो जाती है। और यही एक वंश के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में था, जिसे सम्राट बनाया जाए या मिर्ज़ा बनाया जाए। तो मिर्ज़ा बनने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। 11 साल की उम्र में बाबर को मिर्ज़ा घोषित किया गया और वहाँ मिर्ज़ा के रूप में वो अपने पद को हासिल किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने छोटे सारे उम्र में उनको मिर्ज़ा बनाने के लिए, बनने के बाद उनको, आपको भी लगता होगा जब उनके मामा जी, उसके जो मामा थे उनके, या फिर उसके पिता के जो साले थे, ये राजगद्दी के लिए ट्राई करते होंगे, तो आसपास उसके घर में कितने सारे लोगों ने चाहता होगा कि मैं यहाँ का राजगद्दी से लूँ, मैं यहाँ का संभालूँ। तो इनके घर में पारिवारिक चुनौतियाँ होगी, आसपास का भी चुनौतियाँ होंगी, आसपास में जो जो शासक होंगे वो भी सोचता होगा कि यहाँ का राजा कोई है नहीं तो मैं अटैक कर लूँ। तो ये सब सारी चुनौतियों भरा इनका साम्राज्य शासनकाल के बीच इन्होंने अपने आप को ढाला। तो ऐसे चुनौतियों से उभर करके कोई सितारा ही जन्म लेता है, और वो सितारा बाबर था। तो ऐसे बाबर की उत्पत्ति हुई। उन्होंने 94 से ही वो अपने आप को भाप लिया, मुझे अगर फरगना में रहना है तो हमें यहाँ पर कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उस समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी फरगना की राजधानी। अब हर कोई राजा चाहता है कि अगर बनना है तो अगर मेन एरिया को, अगर मान लिया जाए आप जिस एरिया में हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, जिस गांव में है, तो आप चाहते हैं कि मेरा कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का पहुँच हो। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका पहुँच है तो आप चाहेंगे कि हमारा राज्य लेवल पर पहुँच है। अगर आप राज्य लेवल पर पहुँच है तो आप चाहेंगे कि हमारा देश लेवल पर पहुँच हो। जैसे कि आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं, नेता को लोग देखते हैं, एक विधायक मुख्यमंत्री बनना चाहता है, एक मुख्यमंत्री हमारा प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ये सारे चीज़ें राजाओं में भी हुआ करता था। तो ये सिंपल एक समरकंद का एक राजा था, एक छोटा सा फरगना का राजा था। तो उस समय समरकंद उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो कोई भी शासक यही चाहेगा कि मेरा जो शासन है समरकंद में फैलने, और वो मात्र 11 साल का था। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी थोड़े सा परेशानी देख करके सोचता है कि एक छोटा सा बच्चा क्या करेगा, ये सब राजधानी पे थोड़ी कब्जा करेगा, एक छोटा मोटा राजा है। तो उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, पूरी तरह से रणनीति बनाई, और 11 साल की उम्र में पिता के मरने के जस्ट बाद कुछ ही दिन में, यानी कुछ ही महीनों में 1994 में उन्होंने समरकंद पे पहला अटैक किया। लेकिन मे भी उनकी अपनी समझ होगी, शायद इस वजह से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, और पहली लड़ाई में उनकी करारी हार हुई। पर इससे वो झुके नहीं, मुड़े नहीं, रुके नहीं। अगर वो रुक जाते तो वहीं से मुग़ल काल का द एंड हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 वर्ष बाद 1497 ईस्वी को, यानी 3 वर्ष बाद फिर से दोबारा ट्राई किया। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो ये हम वैसे थे, कोशिश करते ही रहे। दोबारा 3 साल बाद पूरी स्ट्रैटेजी के साथ समरकंद पे फिर से ट्राई किए, और जब दूसरी ट्राई में इन्होंने समरकंद को जीत लिया। लेकिन वहाँ पर इनकी और चुनौतियाँ बढ़ गई, और वहाँ पर जैसे ही अपने कहते ना कि आप राजधानी में एंटर किए तो आपके शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबर के भी शत्रु बढ़ गए थे। इसके जो आसपास में जो फरगना के थे, आसपास में जितने समरकंद के थे एरिया के, जितने से इसके शत्रु बढ़ गए। तो अब चाहते थे एक छोटा बच्चा राजगद्दी संभाले, किसी को हजम नहीं होता था। तो उन्होंने आपस में जितने सारे जो शासक थे, मिर्जा थे, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो इस वजह से बाबर को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर हार नहीं माना, फिर सोचा कि अगली बार मैं पूरी और तैयारी के साथ मैं जाऊंगा। उन्होंने 1501 ईस्वी में, यानी फिर से 4 साल बाद 1501 को उन्होंने फिर से ट्राई किया। यानी समरकंद पे पूरी मेहनत के साथ, पूरी ज़ोरदार तैयारी के साथ उसने फिर अटैक किया, और इस बार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जीता। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर भी वो शासन करने में सक्षम नहीं हो पाया।
पहली बार जब जीता तो 100 दिन का शासन किया, दूसरी बार में वो केवल 8 महीने तक शासन किया और वो वापस लौट आया। तब उसे लगने लगा कि जो हमारा एरिया है, हमारा जो मैं जहाँ पर रहने वाला हूँ फरगना का, मेरा जो फरगना का एरिया है, शायद मैं फरगना में ही रह जाऊँगा या मेरा शासन इतना ही रहेगा और मैं आगे बढ़ूँगा कि नहीं बढ़ूँगा। तो इन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई। तब ने सोचा कि क्यों ना राजधानी के पीछे पागल होने से राजधानी मिलने वाला है नहीं, क्यों ना हम दूसरे देशों के राजधानी में ट्राई करें। अपने देश का राजधानी यानी अपने स्टेट के राजधानी तो नहीं मिलना, लेकिन दूसरे स्टेट के राजधानी पे तो ट्राई किया जा सकता है ना। तो उन्होंने ऐसे किया। तो अपने तुर्क में, जहाँ का रहने वाला था तुर्क, वहाँ पर अटैक ना करके उसने सीधा अपोजिट टर्न लिया, यानी वो अफ़गानिस्तान और काबुल की तरफ मुड़ा। और जैसे कहते हैं ना, ट्रायल बेसिस पे देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया, बस ट्रायल करने चाहे कि ट्रायल करके देखते हैं, अगर उधर मुझे कुछ सफलता मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा। तो उन्होंने ट्रायल किया, अपनी रणनीति बनाई और उधर ईरान की तरफ बढ़ा, अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ा और पहले ही अटेम्प्ट में काबुल को जीत लिया। पर इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं किया कि यहाँ शासन करना है। उन्होंने फिर से अपनी समरकंद वापस आ गए, यानी समरकंद बोला जाए, यानी उससे पहले फरगना के रहने वाले थे, उन्होंने फरगना वापस आ गया। फिर उन्होंने दूसरी ट्राई किया तो उन्होंने थोड़ा सा और आगे देखा, काबुल से आगे बढ़े और चंडीगढ़ पंजाब की तरफ अटैक करना शुरू किए और वहाँ पर वो दूसरी ट्राई में वहाँ तक उन्होंने पंजाब को जीत लिया था। तो कहते हैं ना, जब आदमी को जीत की जब खुशबू आती है ना, जब आदमी जीतने लगता है ना, तो उसकी स्मेल्स होती है, उसकी भूख होती है, तो जीतने लगता है तो एक आनंद भी मिलता रहता है और जीतने का सुकून भी मज़ा आता है। तो ये चीज़ बाबर को मज़ा आने लगा कि मैं समरकंद को तो जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं दूसरी तरफ क्यों ना बढ़ूँ, वहाँ जहाँ मेरी जीत हो रही है, तो अपनी साम्राज्य को धीरे धीरे मैं क्यों नहीं उधर बढ़ाऊँ। तो ऐसा ही उन्होंने सोचा। ये ऐसे ही कोई शासक डायरेक्ट नहीं बनता, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी होती है। अगर बंदा जीत पड़ा रहे तो चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और चाहे तो बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन आपको स्ट्रैटेजिकली चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स में भी होता है कि जब पढ़ाई, अगर हम मैथ्स की बुक लेकर के पढ़ें तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी बोर हो जाता है, क्वेश्चंस नहीं बनता है, तो हम लोग बंद कर करके पूरी किताब रख देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा पढ़ाई, अब रख देते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी की तरफ चले जाए, थोड़ा सा आर्ट्स की तरफ चले जाए, वहाँ का भी पढ़ाई हो जाएगी, आपको नॉलेज भी हो जाएगा, आपके सिलेबस में तो है ही। तब यही बात बाबर को समझ में आया कि मुझे तो राजा बनना ही है, मुझे तो सम्राट बनना है और छोटा मोटा तो बनना नहीं है। क्यों ना सम्राट बनना है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इसी का सम्राट बनूँ, अपने राजधानी का ही, समरकंद का ही सम्राट बनूँ, क्यों ना मैं दूसरे देश का भी सम्राट बन सकता हूँ। तब वहाँ से फिर से ट्रायल मारा और फिर से ट्रायल मारा तो उसने पूरे पाकिस्तान को, ने लाहौर और पूरे पाकिस्तान को नेक्स्ट ट्राई में वो जीत लिया। तब उसने लगा कि अब मैं जीत सकता हूँ और धीरे धीरे रणनीति वहाँ से बढ़ाने लगा। तब कहते हैं ना, जब आदमी जीतने की कोशिश करता है ना, जब आदमी जीतने लगता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ और भी रास्ते मिलने लगते हैं। तब उस समय अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति डगमगा रही थी, कहते ना चरमरा रही थी, वह अच्छी स्थिति नहीं थी। भारत में कोई वैसा तेजस्वी सम्राट और राजा, वैसा फेमस राजा था नहीं जो पूरे देश को, सल्तनत को अच्छी तरह से चला सके। और इसकी भनक वो धीरे धीरे वह महसूस कर रहा था, इसकी भनक वो बाबर धीरे धीरे महसूस कर रहा था। लगता है मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को आगे ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रैटेजी को चेंज किया और कहते हैं खुशबू अगर आने लगती है तो आदमी बढ़ने लगता है। तो अगर हम देखते हैं उस समय हमारी भारत की स्थिति क्या थी, उस समय भारत की स्थिति चरमरा गई थी। हमारे भारत की स्थिति चरमराने का कारण है कि वहाँ पर कोई अच्छा शासक नहीं था। अगर देखा जाए तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी एक शासक था और ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, दिल्ली का ही शासक था, वहाँ पर रहता था। लेकिन नॉर्थ में एक और भी राणा संगा, वहाँ का बहुत फेमस अगर कहा जाए तो राजा था। उन्होंने अपने युद्ध में कहते हैं ना कि 80 गोलियां खाई थी, 80 उसके बॉडी पे निशान पाए जाते हैं। इससे साबित होता है उन्होंने 100 से ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी होगी, तब उसके कहीं ना कहीं इस तरह के दाग हैं। तो उस समय उत्तर भारत में राणा संगा था जो मेवाड़ में राजा था।
फिर उसके बाद विजयनगर, दक्षिण की तरफ विजयनगर पर, वहाँ पर भी अच्छा साम्राज्य चल रहा था, देवराय जी का चल रहा था। और उसके बाद दक्षिण में और भी चला जाए तो मुस्लिम लोगों का बहुत ही इंडिपेंडेंट शासक था। तो ऐसे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सम्राट गड़बड़ चल रहा था, किसी एक का पूरी तरह से वर्चस्व नहीं था। और इधर बाबर को जीतते हुए सारे लोगों ने महसूस कर रहा था कि इधर भी स्थिति गड़बड़ाई थी भारत में। तो इन लोगों ने, राणा संगा थे, देवराय साहब थे और भी जो बहुगुण साम्राज्य के लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये एक उभरता सितारा है जो आ रहा है धीरे धीरे। उन्होंने पाकिस्तान को जीत लिया, लाहौर को जीत लिया, 1924 तक पूरे पाकिस्तान पे अटैक कर लिया था और पूरे पाकिस्तान को जीत लिया था। तो सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ के राजा को हटाऊं, क्योंकि हर कोई चाहता था अपने देश में भी, राणा संगा भी चाहता था कि दिल्ली का सल्तनत संभाले, और उधर विजयनगर दक्षिण भारत में भी जो राजा था देवराय साहब, वो भी चाहते थे कि मैं दिल्ली में आकर के अपना साम्राज्य स्थापित करूं। और दूसरी बात रही कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी थे, उन लोग भी चाहते थे कि मैं दिल्ली में आकर के साम्राज्य स्थापित करूं। लेकिन उस समय इब्राहिम लोदी को हराना इतना भी आसान नहीं था। इनके पास सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी, लाखों में सैन्य संपत्ति थी और इतने सारे सैन्य सेना थे, तो इनको हरा पाना मुश्किल था। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, इनविटेशन भेजा बाबर को कि बाबर साहब आप आइए हमारे यहाँ, हम लोग मिल करके केंद्र सरकार को हराते हैं, आपको जो चाहिए लूट करके जाइए आप। लोगों को लगा कि ये विदेश का है आदमी, इस देश में तो रहेगा नहीं, आएगा लूट उट कर सामान लेके चला जाएगा। तो इन्होंने, राणा संगा ने इनविटेशन दे दिया, इधर विजयनगर वाले ने भी इनविटेशन दे दिया, साउथ वाले भी दे दिया, मुस्लिम संप्रदाय वाला भी दे दिया। और रही बात तो इसके फूट में करने वाले, कहते हैं ना अपने लोग भी होते हैं। तो इब्राहिम लोदी के जो भाई थे मोहम्मद थे, इन्होंने भी उन्हें न्योता दे दिया। तो इस तरह से इनविटेशन इनको सारे मिलने लगे भारत में आक्रमण करने का। तो कहते हैं ना कि ये सबसे सुनहरा मौका होता है। लेकिन अभी तक बाबर इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ा था, तो इससे वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो गया था और उन्हें रणनीतियाँ बनाने में, कहते हैं ना, माहिर हो गया था कि इसको कैसे बनाना है, कैसे टैकल करना है, किस तरह से जीतना है। तो उसके दिमाग में, जहन में एक बात आती थी कि अगर जीतना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। कि वो जान गया था, वो भाप गया था कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना है, हमारे पास केवल 11,000 10,000 की सेना है, तो हम इसे जीत पाना मुश्किल नहीं है। अगर पूरी शक्ति के साथ भी लड़ेंगे ना तो 1 लाख सेना को हमारे 10,000 की सेना उसे हरा नहीं सकता। तब इन्होंने रणनीतियाँ लगाई। इन्होंने जब युद्ध के लिए स्टार्ट हुआ, जब पानीपत पहुँचा, तो उन्होंने बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। इन्होंने युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। तोपों का इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि यह युद्ध 1 दिन से ज़्यादा नहीं टली, लोग दोपहर का भोजन तक भी नहीं कर पाए। तोपों की गड़गड़ाहट और आवाज़ों से लोग डर गए, लोग भागने लगे, तितर बितर होने लगे और अजीब माहौल था। एकदम लगा कि अब यहाँ पर बचना ही मुश्किल है। जहाँ भी लोग इकट्ठे मर रहे थे, एक तोप की सलामी होती थी, हज़ारों लोग मर जाते थे। इस तरह की त्राहिमाम स्थिति को देख करके बाबर ने वहाँ पर तो जीत की डंका बजा ही चुका था। उधर इब्राहिम लोदी के सारे सैन्य लोग भागने लगे थे। इसी युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी की भी मृत्यु हो गई थी बम लगने के कारण, और वहीं पर वो मृत्यु हो गए थे और इंतकाल कर गए थे। और वहाँ से बाबर पूरी तरह से 1526 में, ये पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। वहाँ से बाबर ने अपने इंडिया में नींव रखा और नॉर्थ दिल्ली में, कहते हैं ना आगरा, दिल्ली आगरा में इन्होंने सल्तनत बनाना शुरू किया। और वहीं से बाबर साम्राज्य की नींव डली और वहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा और अपनी सैन्य बल को बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही जीतने के बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसे मज़ा आने लगा। कहते हैं ना कि राजा जब बनता है ना पूरी शौकत के साथ, तो उसे पता ही था कि मुझे अब लग रहा है कि उधर तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इधर पूरा बड़ा भारत दिख रहा था। तो ऐसे में राजा अब वो वापस लौटने को नहीं सोचा, यहीं पर सेटलमेंट होना चाहा और दिल्ली की गद्दी पर सवार होकर के ये काम करने के लिए वो राजी हो गया और यहाँ पर अपना साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन प्रॉब्लम होती है कब, जब जिन्होंने इन्विटेशंस दिया था, यानी इब्राहिम लोदी के भाई ने इन्विटेशन दिया था
उधर राणा संगा ने इनविटेशन दिया था, मेरठ के जो सम्राट था उसने इनविटेशन दिया था। दूसरा दक्षिण में जो विजयनगर के थे उन्होंने, देवर साहब ने इनविटेशंस दिया था। उधर मुस्लिम वाले लोगों ने, उन्होंने भी इनविटेशन दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इनविटेशन देने के बाद इन्होंने लगा कि लो मैं भाई इनको तो इनविटेशन दे दिया कि इन लोग राज कर आएंगे, लूट मार करके चले जाएंगे, हमारा राजकुमार राज्यपाल तो हम संभालेंगे, लेकिन तो राजा तो यहाँ आकर के खुद बैठ गया, अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने विद्रोह शुरू किया। ये बात तो राजा है भाई तो समझ में आ ही जाएगी कि क्या करना है। तो ये चीज़ें तुरंत बाबर ने भाप लिया, अगर मुझे यहाँ टिकना है तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा, और एक एक कर युद्ध करना स्टार्ट किया और सबको एक एक कर हटाना शुरू किया। तो सबसे पहले इनकी चुनौती थी राणा संगा के साथ। राणा संगा का सोचा कि अगर ये हिंदू में राजपूत का एक बहुत बड़ा शासक के रूप में, भरता शासक के रूप में है, इसको अगर नहीं हराया तो यहाँ पर हमें बने रहना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा में सारी बातें लिखी हैं, वे एक अच्छे लेखक भी रहे हैं। उनकी आत्मकथा में ये बातें लिखी थी, मुझे इब्राहिम लोदी से जितनी लड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे राणा संगा से लड़ाई करने में मेहनत करनी पड़ी। मुझे इब्राहिम लोदी को हराने में कुछ भी नहीं सोचना पड़ा जितना मुझे राणा संगा के बारे में सोचना पड़ा। तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी राणा संगा को हराना। अब राणा संगा हिंदू था, उन्होंने इनविटेशन भी दिया था, एक अच्छा दोस्त के रूप में भी था, शासक के रूप में भी था, लेकिन हराए तो कैसे हराए। तब राजा तो था ही, रणनीतियाँ तो थी, बचपन से ही वो सीखा था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो चाल चलेंगे। यानी कहते हैं ना, चाल तो हमेशा चली जाती है। आज भी लोग चलते हैं, पॉलिटिशियंस लोग, पहले भी चलते थे। ये सारी चीज़ें अभी भी हुआ करती, पहले भी हुआ करते थे। उन्होंने धर्म युद्ध खेला। धर्म युद्ध का मतलब ये हुआ कि उन्होंने, मुस्लिम तो था ही, इन्होंने पूरे मुस्लिम लोगों को सभा बुलाया और उन्होंने, कहते हैं ना, मुस्लिम में लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ बताया, धर्म से रिलेटेड बताया और इस्लाम के बारे में बताया। इस्लाम, जिहाद की चीज़ पे भाषण दिया लंबा चौड़ा कि हम लोग जिहाद पे अमल रखेंगे, शराब छुड़वा दिया, अच्छे अच्छे कामों पे हम लोग करेंगे, हम लोग अपने लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, बट अपना गद्दी किसी को ना देंगे। इस तरह से जिहाद का नारा लेकर के अपना समुदाय या धर्म नाम पर बताने लगा। तो रही बात, इसी भाषण में उन्होंने बताया कि हमारे जिहाद के खिलाफ जो है ये राणा संगा षड्यंत्र कर रहा है, यानी हमें हटाना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है। तो हम लोग एक जिहाद होकर के राणा संगा को हटा देंगे। तो इस तरह से धर्म युद्ध की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में राणा संगा को पूरी तरह से बाबर ने परास्त किया, अदरवाइज़ बाबर उसको परास्त नहीं कर पाता। तो ये धर्म युद्ध के कारण राणा संगा को पूरी तरह से परास्त किया। इन्होंने दूसरी लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई लड़ी। इसमें चंदेरी की लड़ाई में इन्होंने मेदिनी राय यानी उसके राणा संगा के सेनापति से लड़ाई हुआ और राणा संगा के सेनापति को पूरी तरह से हराया और धीरे धीरे वहाँ पर बुंदेल की खंड की तरफ से अपने विस्तार किया। और जो बाद में घाघरा की लड़ाई हुई, इसमें इब्राहिम लोदी के जो भाई था महमूद लोदी, उससे लड़ाई करके, वो लड़ाई के दौरान वो बिहार में जा कर के बस गया था। इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ और धीरे धीरे नीचे आकर के उन्होंने उसको भी हरा करके वहाँ पर घाघरा नदी के पास उसने मार दिया या किसी तरह से भाग गया। और वहाँ पर धीरे धीरे करीब इन्होंने 1829 में पूरे भारत को पूरी तरह से पकड़ बना लिया था और पूरे साम्राज्य के रूप में उभरता नज़र आ रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु 1 साल के अंदर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो जाती है। जैसी इनकी मृत्यु होती है तो सारा साम्राज्य वैसे के वैसे ही राजा आ जाता है। बाद में उनके बच्चे जो भी देखते हैं, हुमायूं उनके बेटे हुए थे और हुमायूं उत्तराधिकारी के रूप में आगे का कार्यकाल संभालता है और उनके जो और भी बेटे सारे हुए थे वो सब सारे काल संभालते हैं। लेकिन इनकी जब मृत्यु हुई तो लोगों का मानना था, लोगों का मत था कि इनकी मृत्यु होने का कारण जो है, इनकी मृत्यु होने का सबसे बड़ा कारण है कि जलवायु परिवर्तन। कि ये इनकी जो बुक थी आत्मकथा, इनमें बातें लिखी गई है कि इनकी जो एक जगह कभी रमज़ान नहीं मनाते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने कभी भी एक जगह पर नहीं टिक के रहा, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं
कि इनकी मृत्यु होने का कारण ये सब जब पूरे हिंदुस्तान को जीत लिए थे तो इन्होंने अब लगा कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं यहाँ का सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ, अब मैं यहाँ का शासक हूँ, अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो इन्होंने नशा करना शुरू किया, अफीम गांजा सब पीना शुरू किया, जिस कारण से इसकी मृत्यु हो गई। तीसरा जो कारण है, एक इतिहासकार लोग बताते हैं कि मृत्यु का कारण इन्होंने 1526 की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को जब मारा था तो इनकी माँ को, कहते हैं ना, इनकी माँ को एहसास था, बदले की भूख थी या जो कुछ भी था, कहा जाता है कि इन्होंने बाबर को खीर में जहर मिला दिया था, जिसके खाने से बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये सब सारा चीज़ बाबरनामा जो पुस्तक लिखी गई है उसमें ये सारा डिटेल जिक्र किया हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। ये इनके जो बेटी थी गुलबदन बानो बेगम ने इसको समापन किया है। और सबसे बड़ी बात कहा जाए कि इनके बच्चे थे, जो हुमायूं थे, तस्करी था, और एक और दो बच्चे थे, और दूसरा शाहरुख था। तो इन्होंने अपने बच्चे के नाम पे चांदी के सिक्के बंटवाए। इन्होंने पहली बार, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चांदी के सिक्के इन्होंने बंटवाया तो किसके लिए बताया, तो ये शाहरुख के नाम से सारे चांदी के सिक्के बंटवाए। तो शाहरुख था, इनके बेटे का नाम था, और दूसरे अलग बेटे थे, इन्होंने आपस में रखा। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ही था, बट इन्होंने किसी को एक तरफा ये नहीं बोला कि आप ही राज करोगे, और अपने इन्होंने बेटे पर छोड़ा दिया। इन्होंने अपना राजगद्दी को कैसे कैसे संभालेगा, क्योंकि उनकी मृत्यु अचानक हो गई थी। तो इस वजह से मुग़ल काल में जो 1526 से 1530 ईस्वी का जो शासन काल है, ये बाबर को नाम से जाना जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि आगे जो 1530 से जो शासन काल जो है, जो बाबर का जो चला है, जो बाबर मुग़ल साम्राज्य का चला है, ये हुमायूं ने आगे कहाँ तक ले गया, और उसके बाद उनके और भी वंशज कहाँ तक ले गए। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये सल्तनत जो कहते हैं ना, मौर्य काल का सल्तनत 1526 से लेकर के ये 1607 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु तक थी, और यहाँ तक वे शासन चला था। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चलता है, और इस शासन काल को हम लोग मध्यकालीन भारत भी कहा जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता दें कि बाबर अपनी ज़िंदगी में कभी हार मानने वाला में से नहीं था। इन्होंने अपने लाइफ को एक पुस्तक के रूप में भी ढाला है, और उस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। आप इसको आप देख सकते हैं, बाबरनामा। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, वहाँ पर वो किसने लिखा है, बाबरनामा ने खुद ही लिखा था, और गुलबदन बानो ने भी इसको बाद में अनुवाद किया था। इसको अपने दूसरे भाषा में, तुर्क भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि वह तुर्की का था। एक और इम्पॉर्टेंट बात इस क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन्होंने, जब इनकी मृत्यु हुई थी, जस्ट पहले, इन्होंने मरने से पहले इनकी कहते थे, इनकी इच्छा थी कि इनकी मृत्यु को अपने सरजमी पे दफनाया जाए। तो एक्चुअली तो था ये फरगना का, तो फरगना में ही दफनाने की बात थी, यानी वो काबुल में जगह पड़ता है। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो आगरा में तो दफनाया गया था, दूसरी बार इनको फिर से काबुल में भी दफनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो काबुल में भी आता है, और दिल्ली में आगरा में भी आता है, आगरा में भी दफनाया गया था। यहाँ पर मुग़ल गार्डन के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर उनके मुकबरा भी है, वहाँ पर उनके दफनाया गया, और बाद में इनके बेटे ने इनको काबुल में ले जाकर दफनाया। तो इस तरह से बाबर का साम्राज्य काल और शासन काल चला। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हुमायूं के बारे में सीखेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बताएंगे कि हुमायूं का शासनकाल कैसे कैसे चला। तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सीखते हैं हुमायूं के बारे में। तब तक के लिए शब्बा खैर, हमारे साथ यूं ही बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।